Hello students, today we will study about the velocity selector or velocity filter and next the cyclotron, which is very important from that exam point of view also. So velocity filter की बात करें तो जैसे कि नाम से लग रहा है कि फिल्टर या सिलेक्टर मीन्स एक डिजायर्ड वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके देगा, फिल्टर आउट करके देगा while restricting the others. और वो जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होंगी दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ देयर चार्ज एंड मास. चार्ज और मास से इंडिपेंडेंट अगर कोई अरेंजमेंट आपको डिजायर्ड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल डिजायर्ड वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को अगर फिल्टर आउट करके देता है, स्क्रीन आउट करके देता है, तो उस डिवाइस को, उस अरेंजमेंट को हम वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर कह सकते हैं. तो वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर एक्चुअली है क्या? इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields. Crossed electric and magnetic field is E and B are perpendicular to each other. Is an arrangement of crossed electric and magnetic fields used to obtain the desired velocity charged particle beam, or you can say ions, charged particles or ions, irrespective of their charge and mass, चार्ज और मास के इंडिपेंडेंट. तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां हमें दो स्लिट है हमारे पास. एक स्लिट को हमने नाम दे दिया से S1, से स्लिट को हमने नाम दे दिया S1. इसको हमने कह दिया नाम एंट्रेंस स्लिट. यहां से चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम एंटर करेगी, एंट्रेंस स्लिट. इसी के पैरेलल कुछ डिस्टेंस सेपरेट करके एक दूसरी स्लिट लगी हुई है जिसका एक्सिस और इसका एक्सिस दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं या कोएक्सियल है, दोनों स्लिट्स कोएक्सियल है. और इस स्लिट को नाम दे दिया हमने S2, इसको स्लिट को नाम दे दिया हमने एग्जिट स्लिट. और इन स्लिट्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्रॉस्ड पोजीशन में वहां रख दिया. तो ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास पॉजिटिव प्लेट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट है, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट इस डायरेक्शन के अंदर है. और हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आल्सो जो एक्सिस है स्लिट का वो भी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड जैसे आपने ले लिया. तो हम यहाँ एक डॉटेड सर्कल लेकर के इस डॉटेड सर्कल को दिखा रहे हैं और ये डॉटेड सर्कल ये इंडिकेट कर रहा है कि इन लीज के बीच का जो स्पेस है उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है. ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. और ये था आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करें. अब ये जो आपके पास एंट्रेंस स्लिट थी, यहां से इनके एक्सिस के अलोंग एक बीम ऑफ आयंस पास करी, बीम ऑफ आयंस और चार्ज पार्टिकल. अब वो चार्ज पार्टिकल है वो अगर ये फील्ड दोनों ऑफ है, फील्ड ऑफ है तो ये चार्ज पार्टिकल इस स्लिट से बिल्कुल इस डॉटेड पाथ के अलोंग एग्जिट कर जाएंगे. लेकिन अगर हमने सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई ऑन की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई मोड करने से और क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल डेविएट होगा एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर. सपोज इस डायरेक्शन के अंदर हमने लिख दिया
इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को हमने जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसके सप्लाई को सपोज ऑन कर दिया, तो उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड वो अगर एक्ट इस तरह से करे कि जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट, डिफ्लेक्शन उसका अपोजिट, तो ये जब दोनों फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और वो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड इस एग्जिट स्लिट से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि हमारे पास फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो तो होता है F is equal to Q into P, that is equation number first, and if the value of B is adjusted such that मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से एडजस्ट करें कि इसका फोर्स जस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है उसके बराबर हो जाए, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स होगा QVP sin 90 और sin 90 होता 1 तो QVP। तो आपने कहा कि एट इक्विलिब्रियम हम सेट करेंगे, हम कैसे सेट करेंगे कि आइदर चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को सपोज हम चेंज कर देते हैं और इस तरह से चेंज करते हैं कि फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, मींस Fp इज इक्वल टू Fm। तो Fp तो QE और Fm है आपके पास QVB, तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहां से जो V आएगा दैट विल बी E by B। सपोज E की वैल्यू एक सेट कर दिया आपने और V को चेंज किया, इस तरह से किया कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों बराबर हो गए, तो E और B का जो रेशियो आएगा वो वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल यहां से एग्जिट आउट होगा इस स्लिट से, ये वेलोसिटी V का चार्ज पार्टिकल एग्जिट होगा, चाहे उन जो चार्ज पार्टिकल्स के चाहे चार्ज और मास के रेशियो कुछ भी रहे हो, वो बीम आयन की इसमें से निकलेगी जिसकी वेलोसिटी V होगी E by B के रेशियो के बराबर। सो charge particles having velocity v is equal to E by B goes as undeviated and exit out from the slit S2। और ये जो हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर है, वेलोसिटी फिल्टर है, ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। एक तो ये यूज किया जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ में। मास स्पेक्ट्रोग्राफ से हम जो हमारे स्पीसीज हैं उन स्पीसीज के स्पीसीज का कहने का मतलब एटॉमिक स्पीसीज हैं, उनके मासेस को मींस न्यूक्लियर मासेस को एस्टिमेट कर सकते हैं। वहां पे हम इन फील्ड्स में से पास करते हैं चार्ज पार्टिकल की बीम को, और एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वो पैराबोलिक पाथ जाकर के एग्जिट आउट होते हैं, तो उनकी रेडियस से और मास को मास स्पेक्ट्रोग्राफ से एस्टिमेट किया जा सकता है। मासेस कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ द रेडियस। मास स्पेक्ट्रोग्राफ गैस चैम्बर्स में भी यूज होता है, और आपका जो गैस चैम्बर्स, गैस फिल्ड चैम्बर्स हैं, और ऐसा ही क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कांसेप्ट आपके साइक्लोट्रॉन में यूज होता है। सो लेट अस नाउ डिस्कस द साइक्लोट्रॉन व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एग्जाम में आता रहता है। सो नाउ very important topic which is about an accelerator, and that accelerator is called the cyclotron. Cyclotron is used to accelerate heavy positively charged particles like proton, alpha particle, neutron, etc., which are used in nuclear physics and several applications also. So cyclotron is a device, or you can say it is an accelerator used to accelerate heavy positive ions like proton, neutron, alpha particles, etc. It was designed by
लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने इसे डिजाइन किया और इसका जो प्रिंसिपल है वो क्रॉस्ड फील्ड के ऊपर बेस्ड है। इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज बेस्ड ऑन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। हाउ इट इज यूज्ड, कैसे एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को इस प्रिंसिपल के ग्राउंड के ऊपर। सो इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैन बी एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन का काम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार रिपीट करके लाने का काम होगा मैग्नेटिक फील्ड का। So positively charged ions can be accelerated to sufficiently high energy with help of an oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज करेंगे यूज टू डेवलप द फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 4 volts at 10 raised to power 7 hertz, and that is by an high frequency oscillator. So can be accelerated to sufficiently high energy with help of a small value of oscillating electric field produced by an high frequency oscillator, and being accelerated by this field time and again, बार बार उसी फील्ड में ला करके थोड़ा और एक्सेलरेट हुआ, फिर और एक्सेलरेट, फिर और एक्सेलरेट, टाइम बाय दिस फील्ड टाइम एंड अगेन यूजिंग a crossed means perpendicular magnetic field produced by a strong electromagnet। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो फील्ड यूज होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से लेना है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, और इसको प्लेन ऑफ द डीज में लगा देंगे, ठीक है, अभी बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की जब समझाएंगे। और एक है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं, तो डिजायर्ड वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को एग्जिट आउट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। पर मुद्दा ये है कि हमें उसको एक्सेलरेट करना है टू सफिशिएंटली हाई एनर्जी। तो कैसे ये काम करता है, तो उससे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन। मैं लिखूं कम डिक्टेट कर रहा हूं, आप उसको अपनी बुक से टैली करके लिख सकते हैं। A cyclotron basically consists of two Ds, D1 and D2, which are evacuated cylinder. You can say cylinder is cut into two pieces. एक सिलेंडर था आपके पास, एक ड्रम लाइक, और उस ड्रम को आपने दो हाफ्स में काट दिया, तो दो डी शेप की आपके पास होलो कंडक्टर्स बन गए। उन दो डीज को, उन डी शेप के होलो कंडक्टर को, एवेकेटेड चैम्बर्स को हमने नाम दे दिया डीज। एक को D1 नाम दे दिया और दूसरे को D2, एंड दे आर स्लाइटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर सच दैट देयर डायमीट्रिकल एजेस, ये इसके डायमीटर, तो डायमीट्रिकल एजेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड स्लाइटली सेपरेटेड, थोड़ा सा गैप है इनके बीच में। एंड इन द प्लेन ऑफ द डीज ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज कनेक्टेड। प्लेन ऑफ द डीज में एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्ट कर दिया गया है।
and these D's are sealed in a steel chamber, and perpendicular to these D's a magnetic field, strong magnetic field with the help of an electromagnet is produced, जो हमने एक्सटर्नली शो नहीं कर रखा है। तो इसके फील्ड की डायरेक्शन सपोज हमने नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन शो कर दी, और जिस आयन सोर्स को हमने एक्सेलरेट करवाना है उसको इन डीज के गैप में इस पॉइंट पी पे रख दिया। अभी हमने ये माना है कि फील्ड की सप्लाई ऑफ है। जैसे फील्ड की सप्लाई ऑन करेंगे तो पहले आपकी बात देखिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है इन प्लेट्स पे, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इसका मतलब इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। जो डी का रीजन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। बट कौन एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां काम कर रहा है, इंडीज में तो काम नहीं कर रहा, तो कहां काम कर रहा है, स्पेस के अंदर, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोलैरिटी है वो भी ऑसिलेटिंग है ड्यू टू बाय वर्च्यू ऑफ दिस फील्ड। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी ये पॉजिटिव होगी तो हाफ साइकिल के बाद फिर ये नेगेटिव पे आ जाएगी, ये पॉजिटिव पे, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो पोलैरिटी है, इस पोलैरिटी का अल्टरेशन होता रहेगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा। इन डीज में सपोज किसी एक डी में D2 में हमने एक कट लगा करके दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगा दी E और F, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है एक्सटर्नली, जो कि चार्ज पार्टिकल को किसी डिजायर्ड टारगेट के ऊपर इंसिडेंट करने के लिए, स्ट्राइक आउट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये बेसिक सा एक कंस्ट्रक्शन है हमारे पास इस साइक्लोट्रॉन का। बेसिकली पार्ट हमारे पास हुए दो डीज D1 और D2 जिनके डायमेट्रिकल एजेस एक दूसरे के पैरेलल है, स्लाइटली सेपरेटेड है। इन द प्लेन ऑफ द डीज एन हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज अप्लाइड in the form of an electric field, and perpendicular to the plane of these D's and magnetic field NS with the help of strong pole pieces of an electromagnet is also applied. तब हम इसकी बात करते हैं कि how this works, theory and working। कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस कर ली, अब थ्योरी और वर्किंग की हम बात करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जिस आयन सोर्स को हमने एक्सेलरेट करना था, वो सपोज आयन सोर्स सपोज अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन जो भी था, वो उसको जिस भी पॉइंट पे रखा हुआ है, और किसी इंस्टेंट पे जब हमने HF सोर्स को ऑन किया तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि D1 जो है वो आपके पास नेगेटिव पोलैरिटी पे और D2 सपोज पॉजिटिव पोलैरिटी पे। तो इसका मतलब ये फील्ड की पॉजिटिव प्लेट रही होगी उस इंस्टेंट पे, और ये फील्ड की कैसी प्लेट रही होगी, नेगेटिव प्लेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे था, बट ये एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होकर के कहां पहुंच जाएगा, इस डी के रीजन में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इस डी के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा, इसका नो मोर एक्सेलरेशन। और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है, बट वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है तो स्पीड को चेंज नहीं करता, बट उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। और मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, एक सर्कुलर पाथ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के इस रीजन के अंदर एंटर किया, तो यहाँ पे ये एक सर्कुलर आर्क फॉलो करता है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जब इस रीजन से इस रीजन में पहुंचा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स काम किया, और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स ने इसको सेमी सर्कुलर पाथ में क्या करवाया, मूव करवाया। तो आपने ये कहा कि फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड Fm दैट इज Q into V into B हुआ, ठीक है। और ये जो फोर्स है इसको सेमी सर्कुलर आर्क में मूव करवा रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा, mv²/r। और ये जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस सर्व्स एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने के पास हमारे पास रिलेशन आ गया mv²/r = qvb। यहाँ v से एक v कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ से अगर v निकाले तो ये आ गया qbr डिवाइडेड बाय m। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। रेडियस भी निकाल लेते हैं, एंड रेडियस आपके पास r आ जाएगा mv डिवाइडेड बाय qb, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, r = v
और इसको q बाई m लिख देते हैं और इंटू b, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, जहां से हम जिस फॉर्म में यूज करना चाहें उसको यूज कर सकते हैं। तो आपने रेडियस पता चल गई, पाथ की ट्रैक की रेडियस पता चल गई, रेडियस पता चल गई तो इसकी लेंथ कवर्ड कितनी होगी, सेमी सर्कल के बराबर। सो टाइम टू कंप्लीट सेमी सर्कल, टाइम टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर पाथ, वो टाइम होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, मींस 2 पाई आर का हाफ कितना होगा पाई आर, और जो स्पीड है वो कितनी v, ठीक है। तो v हम निकाल चुके, तो इसको इसके अंदर यूज कर दें। सो t इज इक्वल टू पाई आर डिवाइडेड बाई v, तो v की वैल्यू है क्यू बी आर और डिवाइडेड बाय m, तो r से r कैंसिल होगा तो ये पलट करके ऊपर चला जाएगा। सो दैट मींस इट मींस दैट t इज इक्वल टू ये हो गया भाई पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। आप इस इक्वेशन पे अगर गौर फरमाएं तो आप देख रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड है पाई m बाई क्यू बी, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 हुई, दोबारा लिखा हूं मैं, दिस डजंट डिपेंड अपॉन द स्पीड, ना तो स्पीड आ गई इसके अंदर और ना ही क्या रेडियस। सो दिस टाइम टेकन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ स्पीड एंड रेडियस, चाहे रेडियस बड़ी होगी चाहे छोटी होगी, इन डीज के अंदर अगर इन फील्ड्स के बीच में रहेगा तो चार्ज पार्टिकल जो सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए, हेंस सर्किल कंप्लीट करने के लिए टाइम टेकन स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब अगर एक इंस्टेंस पे अगर हम ये माने, क्योंकि ये फील्ड कैसा हमारा ऑसिलेटिंग फील्ड है इस तरह का, so E is equal to E naught sin omega t, E is equal to E naught sin of omega t, ओमेगा का मतलब लिख दें हम 2 पाई sin 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू स्मॉल t, ठीक है, या 2 पाई न्यू t लिख सकते हैं, 1 ओवर t को न्यू लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू इनटू t। तो ये जो हमारे पास सोर्स है, ये सोर्स अपने पोलैरिटी को पीरियडिकली क्या करेगा, रिवर्स करेगा। पीरियडिकली का मतलब आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम ये अपनी पोलैरिटी को पॉजिटिव से नेगेटिव, जो प्लेट पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव। तो फर्स्टली हमने ये माना था कि D1 तो नेगेटिव पे था, D2 किस पे था, पॉजिटिव पे था। तो जैसे ही अगर ऐसी सेट करें फ्रीक्वेंसी कि जैसे इसने सेमी सर्किल कंप्लीट किया, क्योंकि सेमी सर्किल कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम है वो रेडियस और पाथ पर डिपेंड नहीं करा, चाहे वो ग्रेटर रेडियस का है, चाहे वो स्मॉल रेडियस का, चाहे वो फर्दर ग्रेटर रेडियस का है, दैट विल बी द सेम। तो अगर इसकी टाइम टू कंप्लीट सेमी सर्किल जस्ट बिकम्स इक्वल टू द टाइम टू रिवर्स द पोलैरिटी, इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव में जाना है, नेगेटिव हाफ साइकिल से पॉजिटिव हाफ साइकिल में ट्रांजिशन का जो टाइम पीरियड, मींस हाफ साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम पीरियड अगर बराबर होगा तो हम ये कहेंगे कि ये एक दूसरे से क्या करके रेजोनेट करके, दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या करके हैं, रेजोनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये D से बाहर आएगा वैसे ही पोलैरिटी चेंज, मींस ये हो जाएगा पॉजिटिव पे और ये किस पे हो जाएगा, नेगेटिव पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ये वाली प्लेट तो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, और ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव। तो फील्ड की डायरेक्शन अब इधर की तरफ हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस गैप में आते ही फिर चार्ज पार्टिकल क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F is equal to Q into T, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं था, यहाँ है, ठीक है। तो उस फोर्स के कारण फिर चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेट होगा, इसका मतलब वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, जो इसकी यहाँ पे थी कांस्टेंट स्पीड थी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज होती है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी, यहाँ पे सपोज मान लो 20 थी तो यहाँ पे सपोज 50 होगी, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर जैसे ही पहुंचेगा इस D के रीजन के अंदर, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, तो फोर्स एक्ट नहीं करेगा, फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। फर्दर जितनी स्पीड इंक्रीज होकर के आई थी और स्पीड इंक्रीज हुई तो आप यहाँ पे देखते हो कि क्या इंक्रीज हो जाएगी, रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो रेडियस है वो स्पीड इंक्रीज होने के कारण से इसकी पाथ की क्या होगी, रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। उसकी इंक्रीज रेडियस से ये सर्कुलर ट्रैक को ट्रेवल करेगा उतने टाइम में, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस रीजन के अंदर क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड इसको कैसे पाथ फॉलो करवाएगा, सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, भी कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फिर जैसे ही ये सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा तो सेमी सर्कल कंप्लीट करते ही फिर इसकी पोलैरिटी चेंज, ये नेगेटिव पे आ जाएगा, ये किस पे आ जाएगा,
पॉजिटिव है, फिर इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, मींस ये प्लेट तो बढ़ेगी नेगेटिव और ये बढ़ेगी पॉजिटिव, तो फिर इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होगा तो इंक्रीज होगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस भी इंक्रीज, तो इस रीजन के अंदर जाएगा तो, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट से मूव करेगा, तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, ये रेडियस इंक्रीज होगी फर्दर, और रेडियस इंक्रीज होगी तो इट मींस दैट स्पीड तो इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे सपोज 10 थी 50 थी तो 100 होगी, तो ये 100 चलता रहेगा, लेकिन फिर जैसे इस रीजन के अंदर आएगा फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जस्ट उतने ही टाइम में होगी, सिंक्रोनाइज होकर के, दोनों सिंक्रोनाइज हो रखे हैं, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी, सपोज 100 से जो भी हम अमाउंट ले रहे हैं तो ये इंक्रीज होगी, और जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतना ज्यादा रेडियस भी इंक्रीज होगा, तो ये स्टेप प्रोसेस के टाइम एंड अगेन बार बार रिपीट होते रहेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, एक्सेलरेट करना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, दे दनादन करवाने के लिए दोबारा उस फील्ड में लेके आना। दे दनादन करना किसने है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने करना, लेकिन उसमें लाएगा कौन, ठीक है, सपोज आपने एक पेंडुलम लटका दिया और उसको किसी ने आपकी तरफ थ्रो कर दिया, आप बैट से उसको हिट करें वो दोबारा आएगा आपके पास, फिर बैट से हिट करो तो वो आपकी तरफ फिर दोबारा फेंक दे, तो इसको ये बार बार क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक तरफ एग्जांपल लिया था, आप इसको इससे कनेक्ट ना करें, प्राइवेट एग्जांपल था, तो हम फिर क्या होगा, फिर दोबारा से इस फील्ड के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी, यहाँ स्पीड बढ़ने के बाद ग्रेटर रेडियस होगी, और जितनी ज्यादा रेडियस बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, फाइनली जब ये सफिशिएंट वेलोसिटी गेन कर चुका होगा तो इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट से हम इसको एग्जिट आउट कर लेंगे टारगेट के ऊपर, जो आपके पास सपोज अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो कोई गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, या किसी मेटल सरफेस के अंदर आयन इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, उसके अंदर यूज करेंगे, वो एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे, तो उसके ऊपर हिट हो जाएगा बाय अचीविंग सफिशिएंटली हाई एनर्जी, तो हाई एनर्जी आयन बीम हमने यहाँ क्रिएट कर ली। तो यहाँ हुआ क्या कि जो टाइम पीरियड था ये स्पीड और रेडियस से क्या था, इंडिपेंडेंट था, और ये जस्ट किसके बराबर हो गया, टाइम पीरियड of HF source to reverse its polarity, to reverse its polarity, तो इसकी polarity को रिवर्स करने में जितना टाइम लगा उस टाइम के बराबर होगा, तो जब ये दोनों टाइम आपके पास इक्वल हो गए, ठीक है, इसका मतलब आप यूं कह सकते हैं इन जनरल कि जो आपका जो टाइम पीरियड है HF सोर्स का अगर कैपिटल T लिख दें तो वो किसके बराबर होगा, टाइम टू कंप्लीट द सर्किल, और सर्किल का कितना होगा, यही कैसे हाफ साइकिल का जो आपको बता रहे हो, हाफ साइकिल का, तो हाफ साइकिल का कितना 2/2 T/2, वो किसके बराबर होगा, टाइम टू कंप्लीट द सेमी सर्किल, इसका हाफ साइकिल और ये इसका सेमी सर्किल कंप्लीट करना, दोनों के जो टाइम पीरियड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसका टाइम पीरियड टोटल T है तो इसका कितना हो जाएगा, ये T/2, तो T/2 किसके बराबर कर दिया, T के बराबर, सो इट मींस दैट T is equal to twice of T, ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड आपके पास कितना आ जाएगा बताइए भाई, T is equal to, यहाँ पे पुट कर दें, स्मॉल d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πm by qb, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ स्पीड एंड रेडियस, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस, ठीक है, टाइम पीरियड आ गया तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है, बट बिफोर दैट हम इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो और निकाल लेते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि इसने सपोज एक मैक्सिमम स्पीड से v0 एक्वायर कर ली, मैक्सिमम स्पीड, और कितनी रेडियस वाले ट्रैक से, r0 से, तो हम ये मान लेते हैं लेट v0 एंड r0 are maximum speed and radius। ये कब हुआ, जब ये दोनों टाइम पीरियड क्या हो गए, इक्वल हो गए, मींस ये क्या हो गया, सिंक्रोनाइज हो गए, सिंक्रोनाइज होने का मतलब ये हुआ कि इस खरबूजे को देख करके दूसरा खरबूजा रंग बदलने लग जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही सेमी सर्किल कंप्लीट करे वैसे ही पोलैरिटी चेंज कर दे, जैसे ये सेमी सर्किल कंप्लीट करे फिर ये पोलैरिटी चेंज कर दे, जैसे फिर ये सेमी सर्किल कंप्लीट करे फिर ये पोलैरिटी चेंज कर दे, जैसे ये सेमी सर्किल कंप्लीट करे पोलैरिटी चेंज, मतलब दोनों एक दूसरे के देखा देखी चले, ठीक है, तो इन दोनों के जो टाइम पीरियड है दोनों के क्या हो गए, इक्वल हो गए, 2t is equal to कैपिटल T। तो अगर स्पीड इतनी है तो आपके पास जो
सर्किल ट्रेस होगा, तो सर्किल ट्रेस होने के लिए सेंटीमीटर फोर्स हो गया v नॉट स्क्वायर ओवर r किसके बराबर होगा, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, q v नॉट और b q v p लिखेंगे। तो यहाँ v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर कटेगा, हम पहले ही निकाल चुके 2br बाय m, तो सॉल्व करने से ये सीधा आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू v नॉट इज इक्वल टू q b r नॉट बाय m, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। सो काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें, so kinetic energy will be equal to half m into v max square, maximum speed v नॉट बोल रहे हो तो v नॉट का स्क्वायर से 1/2 m, v नॉट का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा q स्क्वायर v स्क्वायर r नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। यहां m स्क्वायर का एक स्क्वायर का m यहां से कैंसिल होगा ऊपर वाले से, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर v स्क्वायर r नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड व्हेनेवर द रेजोनेंस हैज अकर्ड। हम ये कहेंगे सिंक्रोनाइज होने का मतलब ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट रेजोनेंस, स्पीड एट रेजोनेंस है v नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी का है एट रेजोनेंस है। ठीक है, अब जब टाइम पीरियड निकाला तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे निकालते। सो नाउ द रेजोनेंस कंडीशन और द सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन। और रेजोनेंस के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आएगी उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये है कि हम ये कहें कि चार्ज पार्टिकल की जो एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड इस HF सोर्स के फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इक्वल हो जाए, या यूं कहें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द HF सोर्स है जो न्यू क्या हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द HF सोर्स वो किसके बराबर हो जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन। इन द अदर वर्ड्स ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास जो टाइम पीरियड ऑफ द HF सोर्स है उसकी बराबरी कर ले कौन, आपका टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। या इसको और अदर टर्म्स में इस तरह से कह दें कि टाइम टू कंप्लीट द सेमी सर्किल था कितना, दैट इज t, वो किसके बराबर हो, जो HF सोर्स का टाइम पीरियड है उसके हाफ के बराबर, मींस हाफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और या यू कैन से t इज इक्वल टू 2t है, तो t हमने निकाल लिया था कितना, पाई m by qb, तो सिर्फ कैपिटल T भी निकाला था 2 pi m by qb, so it means that, और you can say t is equal to कितना आ जाए 2 pi m by qb, and this will be independent of speed and radius, speed और radius पे डिपेंड नहीं करेगा ये। तो यहाँ से अगर इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दें तो फ्रीक्वेंसी आ सकती है, सो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दैट विल बी, पहले लीनियर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते, लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देते, दैट विल बी qb by 2 pi m। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी किस पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी qb by 2 pi m, इस फ्रीक्वेंसी को से इक्वेशन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ गया, दैट इज 9। इस फ्रीक्वेंसी को मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड के कारण से रोटेशन होता है, उस रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो HF सोर्स की फ्रीक्वेंसी को मैच कर रही है। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने, साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा कितना होगा 2 पाई इनटू न्यू, तो 2 पाई और न्यू की वैल्यू आपने निकाली है qb by 2 पाई m, सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, सो ओमेगा की वैल्यू आपके पास, इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ओमेगा c बोल दें, ये हमारे पास न्यू c कहते हैं इसको, सो दैट विल बी व्हाट qb by m। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एक्सप्रेशन को स्टोर में 10 लिखा तो मेरे पास जो रिजल्ट आया ओमेगा c इज इक्वल टू qb by m,
तो अगर कोई गिवन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, तो उनके चार्ज बाय रेशो क्या होगी, चार्ज बाय मास रेशो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का। अब हम एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं साइक्लोट्रॉन की क्या है और उसकी लिमिटेशन। So now let us discuss the applications of cyclotron. Cyclotron का मेन यूज, क्योंकि एक हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर ये यूनिट्स यूज होते हैं, डिवाइस यूज होती है, बिकॉज इट इज एन एक्सेलरेटर। आपने यूज सुना है कि कैंसर जैसी डिजीज को क्योर करने के लिए कीमोथेरेपी में कुछ रेडियो आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं, एंड दोज रेडियो आइसोटोप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो आप ये कहोगे कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर यूज्ड टू transmute, used in transmutation of elements to produce radioisotope, to produce radioisotope used in medicines to cure chronic disease like tumor or cancer, etc. दूसरी चीज, आपने न्यूक्लियर फिजिक्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तब हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, और वहां हम ये कहते हैं गोल्ड की फॉइल के ऊपर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी, और उसने उसके बाद जो स्ट्रक्चर एनालाइज किया था उससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो टू स्टडी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सो हाई एनर्जी बीम्स, आयन बीम्स से पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स यूज्ड टू स्टडी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आप जैसे शेविंग ब्लेड यूज करते हैं, आपने देखी होगी, एक तो नॉर्मल ब्लेड आती है, 1-2 रुपए की आती है लोकल से ब्रांड की, एक जिलेट के ब्रांड की आती है। तो जिलेट की जो ब्लेड होगी उसके ऊपर लिखा होता है प्लेटिनम एज्ड, इसका मतलब जो स्टील है उस स्टील के अंदर हमने प्लेटिनम के आयंस इंट्रोड्यूस कर दिए। उन आयन इंट्रोड्यूस करने के कारण से उस जो मेटल सरफेस के अंदर जो वॉइड्स गैप्स थे वो गैप्स भर गए, और गैप भर गए तो उस सरफेस की हार्डनेस इंप्रूव होगी। तो हार्डनेस को, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आयन इम्प्लांटेशन करके हम मटेरियल्स की स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं टू इंप्रूव देयर क्वालिटी। तो आप ये कह सकते हो यूज्ड इन आयन इम्प्लांटेशन टेक्निक, आयन इम्प्लांटेशन टेक्निक। ये आयन इम्प्लांटेशन टेक्निक काफी जगह यूज होती है। जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे तो वहाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी जो हमारे पास ट्रांजिस्टर जंक्शन सब बनाते हैं, तो वहाँ पे भी आयंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आयन इम्प्लांटेशन टेक्निक यूज की जा सकती है। So used in ion implantation technique to improve properties, to improve strength and properties of surfaces. Surface की property such as hardness और लक्ष्य, मेटेलिक लक्ष्य को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्या आपको पता है कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आगे पढ़ेंगे, डिस्कस भी करेंगे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पढ़ते हैं। फिजन रिएक्शन में क्या करते हैं कि यूरेनियम का आइसोटोप लेते हैं और उसके ऊपर फास्ट मूविंग
न्यूट्रॉन बीम्स की बम्बार्डमेंट करते हैं हाई फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर। हालांकि फिर भी हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन्स भी चाहिए, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलिजन करवाते हैं प्रोटॉन के साथ में, ठीक है, क्योंकि हैवी वाटर की टर्म में होता है, वाटर और हैवी वाटर यूज करके। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग सेम मास के हैं, तो जब कोलिजन करेंगे तो एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी स्पीड को। तो प्रोटीन हाई एनर्जी के यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे, और जो कोलिजन करेंगे न्यूट्रॉन के साथ, तो न्यूट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो इन ऑर्डर टू obtain fast bullets, fast moving bullets of neutron by collision with protons using न्यूक्लियर रिएक्टर। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें कौन सी प्रोसेस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं, साइक्लोट्रॉन कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। जब लिमिटेशंस साइक्लोट्रॉन की हम डिस्कस करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इससे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी आयंस को एक्सेलरेट करते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल को, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं कर सकते, बट हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे बीटाट्रॉन, ठीक है, जो कि आप बीएससी में, एमएससी और इंजीनियरिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वहां एक्सेलरेट करने के लिए बीटाट्रॉन यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता चार्ज पार्टिकल को, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक लाइट पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो क्विकली गोज आउट ऑफ द डीज से बाहर निकल आता है, और डीज के अंदर रहेगा तो एक्सेलरेट होगा, डीज से बाहर आ गया, थोड़ी सी एनर्जी आकर के एक्साइट हो जाता है अपने आप में, जो होता पता नहीं मैंने तो क्या ले लिया, कितनी एनर्जी ले ली, क्विकली गोज आउट ऑफ द डीज, सो कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। आप ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। बट एक इंप्रूव्ड वर्जन साइक्लोट्रॉन का, जिसको बीटाट्रॉन कहते हैं, जिसके अंदर हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डायरेक्ट यूज नहीं करते, वो भी चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्थ यूनिट में पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन बिकॉज it quickly comes out of these, it quickly comes out of these, even having small energy। एनर्जी लेकर के डी से बाहर आ गया तो फिर एक्सेलरेट होने का मतलब नहीं हो रहा आगे फर्दर। दूसरा, न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन्स क्योंकि अनचार्ज तो उसके पर कोई फोर्स काम नहीं कर, डायरेक्ट नहीं करते, तो हम उसका एक्सेलरेट भी कोलिजन के मेथड से करते हैं, जो हमने डिस्कस किया था। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, न्यूट्रॉन्स क्योंकि चार्ज कैसा है, जीरो, कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। ऐसा नहीं है कि हम सर्कुलर ट्रैक की रेडियस बढ़ाते जाएं, स्पीड बढ़ती जाएगी। बड़े से बड़ा साइक्लोट्रॉन लेते हैं, आपके पास कैलिफोर्निया के अंदर जो सन की जो लैब है, सन जो कि दैट इज बिगेस्ट टाइप ऑफ साइक्लोट्रॉन, और जिसको हम नाम देते हैं LHC। LHC स्टैंड्स फॉर लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, विच इज फॉर द यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्टडिंग द डार्क एनर्जी इन डार्क मैटर। हिग्स बोसोन का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिस्कवर हुआ, वो इसी साइक्लोट्रॉन से, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर से। तो ये कैलिफोर्निया के अंदर एक अंडरग्राउंड लैब है जो कि 27 किलोमीटर के डायमेंशंस के अंदर अंडरग्राउंड है। तो ऐसा नहीं कि हम बड़ी से बड़ी अगर बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ा करके स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन की भी लिमिट है कि एनर्जी किस ऑर्डर की आ सकती है,
क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा क्योंकि स्पीड बढ़ने से मास बढ़ा है, मास इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि भाई वीपी क्या होगा, लिमिट तक एक्सेलरेट कर सकते हैं, लिमिटेड। क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम पढ़ते टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन तो आता है 2 पाई m बाय क्यूबी। तो इस मास की बात करें तो कोई चार्ज पार्टिकल जिसका रेस्ट मास अगर m नॉट है, अगर वो मोशन के अंदर है और ये स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगे, इसके कंपेरेबल बनने लगे, तो जो उसका मास, डायनेमिक मास होता है, वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर हो जाता है। तो इसके अंदर अगर यूज करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय क्यूबी और m की जगह लिखेंगे m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे, जब हमारे पास c तो कांस्टेंट है तो v फैक्टर बढ़ेगा, तो v स्क्वायर बढ़ेगा, और v स्क्वायर बढ़ेगा तो एक में से घटेगा, तो इसका मतलब जो नीचे वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर वो कम होने लगेगा। v तो बढ़ा, v स्क्वायर बढ़ा, लेकिन डिनोमिनेटर वाली टर्म कम होने लगी और ये कम होने लगी, तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल वो बढ़ने लगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे v इंक्रीज होता है तो v के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होने लगता है, टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब जो चार्ज पार्टिकल इन डीज को से बाहर आने में या सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लेता है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब पोलैरिटी तो चेंज हो जाएगी पहले ही, और डी के अंदर गैप पूरा करके, सर्कुलर ट्रैक पूरा करके जब चार्ज पार्टिकल सिस्टम में आएगा उस दौरान वो नहीं आएगा, तो इनके आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, एक दूसरे से कदम ताल नहीं बैठा पाएंगे, और कदम ताल नहीं बैठा पाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। सो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, सो कैन नॉट सिंक्रोनाइज with frequency of HS source। HS source के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता, so cannot be accelerated further, so cannot be accelerated further। हमारे पास बहुत सी रिसर्च लैब में, कुछ यूनिवर्सिटीज में, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में, आईआईटी कानपुर में, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC, जहाँ पे हमारे पास 15 MeV का जो पैलेट्रॉन एक्सेलरेटर अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल्स को यूज करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी आयन बीम सेंटर बना दिया गया, वहाँ पे भी एक्सेलरेशन करने के लिए यूज किया जाता है, बट अलग अलग की अलग अलग लिमिट है एक्सेलरेट करने की, किस एनर्जी तक एक्सेलरेट किया जा सकता है। हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर एक साइक्लोट्रॉन ये यूज होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप कर लें।